दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि असम पश्चिम बंगाल में आज से पहले चरण की वोटिंग। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। जी हां, आपको बता दें कि दोनों राज्यों में पहले चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से अधिक है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिनमें से अधिकतर सीटें एक समय नक्सल प्रभावित रहे जंगल महल इलाके में आती है। ऐसे में सबकी निगाहें इस क्षेत्र में होने वाले मतदान पर टिकी हुई है। जी आपको बता दें कि भाजपा जंगल महल क्षेत्र से अच्छी उम्मीद लगाए बैठी है। साल 2019 में हुए आम चुनाव में इस क्षेत्र की अधिकतर सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र में मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। चुनाव आयोग केंद्रीय बलों की लगभग 684 कंपनियों को तैनात कर रहा है, जिनके पास 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर राज्य की पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। पहले चरण में पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटों के अलावा पूर्वी मेदिनीपुर की अति महत्वपूर्ण 7 सीटों पर मतदान होगा, जो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। मतदान के दौरान कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है और इन 30 सीटों में से टीएमसी तथा भाजपा ने 29 सीटों पर, जबकि वाम कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर। पूरे महाराष्ट्र नाइट कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में रविवार को लॉकडाउन। जी हम बात करें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश में कोरोना महामारी फैलने के बाद से सक्रिय आंकड़े में तेजी देखी जा रही है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है और मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। रविवार रात से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू की वजह से सभी मॉल रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। इस संबंध में महाराष्ट्र सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि नाइट कर्फ्यू से जुड़ा आदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट अलग से जारी करेगा। बता दें कि गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के 59,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं और ये पिछले 159 दिनों में आने वाली संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। देश के 2 राज्य महाराष्ट्र और गुजरात पहली लहर के चरम के आंकड़ों को भी पार कर चुके हैं और वही पंजाब पिछली लहर के पीक के आंकड़ों को पार करने के करीब पहुंच चुका है। मुंबई में आज कोरोना के 5,504 नए मरीज मिले। महामारी शुरू होने के बाद से ये आंकड़ा एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा है और वही बीएमसी ने लोगों को चेताया है कि आने वाले समय में एक दिन में 10,000 मामले आ सकते हैं। ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें, जिसे पीएम मोदी पर ममता का तंज। कहा विकास रुका हुआ है, केवल दाढ़ी बढ़ रही, लगता है कोई स्क्रू ढीला है। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पहले चरण के तहत पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर शनिवार को वोट डाले जाएंगे और इन 30 सीटों पर भाजपा और टीएमसी अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार में देश का औद्योगिक विकास रुका हुआ है और केवल पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है। ममता बनर्जी ने चुनावी जनसभा में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश का औद्योगिक विकास रुका हुआ है और केवल पीएम मोदी की दाढ़ी बढ़ रही है। कभी वो खुद को महात्मा गांधी से ऊपर रखते हैं, कभी रविंद्रनाथ टैगोर से बड़ा समझते हैं, कभी खुद को स्वामी विवेकानंद कहते हैं और कभी किसी स्टेडियम का नाम खुद के नाम पर रख देते हैं। एक दिन वो देश को भी बेच देंगे और उसका नाम अपने नाम पर रख लेंगे। उनके दिमाग में कुछ खराबी है। मुझे तो लगता है कि उनका कोई स्क्रू ढीला है। गौरतलब है कि इससे पहले एक और चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर इसी तरह तंज कसा था। ममता बनर्जी ने आगे कहा था, पीएम मोदी ने अहमदाबाद के एक स्टेडियम का नाम अपने नाम पर रख दिया। कोरोना वायरस टीकाकरण के सर्टिफिकेट तक पर उन्होंने अपने फोटो लगवा ली। वो
इसरो से भी अंतरिक्ष में अपनी तस्वीर भिजवा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब देश का नाम भी वो अपने नाम पर रख देंगे। आपको बता दें कि 294 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में 8 चरण के तहत चुनाव होंगे, जिनमें से पहले चरण के तहत शनिवार यानी आज से 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बन सकती है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि संजय राउत बोले, कहा दिल्ली में कुछ लोग यूपीए 2 बनाने की कर रहे हैं तैयारी। पवार को गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की कर चुके हैं मांग। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में कुछ लोग यूपीए 2 बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वजह से मौजूदा यूपीए को मजबूत करने की जरूरत है। बता दें कि राउत ने एक दिन पहले ही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए का अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह की मांग की हो। इससे पहले भी वे कई बार पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने का राग अलाप चुके हैं। बता दें कि यूपीए का फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व करती है और सोनिया गांधी इसकी अध्यक्ष हैं। राउत ने ताजा बयान दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिया और एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तीसरे, चौथे या 5वें मोर्चे का नाटक अब तक विफल रहा है, इसलिए मौजूदा यूपीए को मजबूत करने की आवश्यकता है। दिल्ली में कुछ लोग यूपीए 2 बनाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वे कह रहे हैं कि यूपीए 1 को मजबूत करना होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कौन से लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं। रावत ने आगे कहा कि अगर यूपीए 2 का गठन हो जाता है तो मौजूदा यूपीए का महत्व कम हो जाएगा, फिर विपक्षी दलों के हाथ में कुछ नहीं होगा। पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की मांग पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने राउत को इस तरह की टिप्पणी नहीं करने की सलाह और कहा कि उनकी पार्टी गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा था कि संजय राउत शरद पवार के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर राउत ने कहा कि शरद पवार देश के नेता हैं, सबको पता है शरद पवार और या उद्धव ठाकरे क्या है। राउत ने कहा कि इसके बारे में बोलने के लिए यूपीए का हिस्सा होने की जरूरत नहीं है। यूपीए का मुद्दा राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर का है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर भाजपा को टक्कर देनी है तो विपक्षी दलों के गठबंधन को मजबूत करने पर चर्चा होनी चाहिए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर बता दें कि एक्टर परेश रावल की कोरोना वायरस की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव। ट्वीट कर दी उन्होंने जानकारी। जी, हम बात कर रहे हैं कि देश भर में कोरोना वायरस का दूसरा वेव बढ़ता जा रहा है। कोरोना के दूसरे वेव से भी महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री पर भी कोविड-19 का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड कलाकारों का कोरोना वायरस से ग्रस्त होने का सिलसिला जारी है। रणवीर कपूर, कार्तिक आर्यन, मनोज बाजपेयी और आर माधवन के बाद शुक्रवार को एक्टर परेश रावल कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गए। हालांकि रणवीर कपूर शुक्रवार को ही कोरोना वायरस को मात देकर राहत महसूस कर रहे हैं। रावल ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि दुर्भाग्य से मेरी कोविड-19 की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 10 दिनों में जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करा ले। इसके बाद उनके फैंस उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआएं देने लगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में स्वामी चिन्मयानंद बरी। जाने क्या है कोर्ट का पूरा फैसला। जी, हम बात कर रहे हैं कि पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की छात्रा से यौन संबंध बनाने और उसे अपनी कस्टडी में रखने के मामले में राजधानी लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने सबूतों के अभाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल
पाल सिंह को अश्लील वीडियो बनाने समेत तमाम आरोपों से बरी कर दिया है। फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपोों को साबित नहीं कर पाया। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने कहा कि रेप मामले में चिन्मयानंद को कोर्ट ने बरी किया है। एमपी एमएलए को कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। दरअसल 27 अगस्त 2019 को एलएलएम की एक छात्रा के पिता ने शाहजहांपुर के थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता एलएलएम कर रही थी और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती थी। एफआईआर में आगे कहा गया है कि 23 अगस्त से उसका मोबाइल बंद था और फेसबुक पर उसका एक वीडियो उसके पिता ने देखा, जिसमें छात्रा स्वामी चिन्मयानंद और अन्य लोगों पर उसका और अन्य छात्राओं का शारीरिक शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रही थी। पीड़िता के पिता की ओर से एफआईआर में दर्ज कराया गया कि उसकी पुत्री के साथ कोई अप्रिय घटना करके उसे गायब कर दिया गया है और जब पीड़िता के पिता ने स्वामी चिन्मयानंद से मोबाइल पर संपर्क किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पीड़िता के पिता ने एफआईआर में दर्ज कराया कि पीड़िता के हॉस्टल के कमरे में ताला बंद था और उस कमरे में स्वामी चिन्मयानंद से संबंधित सबूत होने की बात कही गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी दबंग और गुंडा किस्म के लोग हैं जो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लिहाजा उस कमरे का वीडियो बनाकर मीडिया के सामने पुलिस लॉक करे। मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट को सौंप दी गई। सुनवाई के दौरान पीड़िता और गवाह गवाही से मुकर गए थे। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि आज सोने की कीमतों में गिरावट, चांदी हुई महंगी, जानिए क्या रह गए हैं रेट। जी हम बात करें कि शुक्रवार को सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी महंगी हो गई। आज राष्ट्रीय राजधानी में सोना 147 रुपए घटकर 44,081 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार गोल्ड के वैश्विक कीमतों में गिरावट और रुपयों में मजबूती की वजह से सोने के दाम कम हो गए हैं और पिछले कारोबार में सोना 44,228 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी 1,036 रुपए बढ़कर 64,276 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। पिछले कारोबार में यह 63,240 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही थी। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि होली से पहले फिर सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में बारिश की चेतावनी। जाने आपके क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। जी हम बात करेंगे उत्तरी अफगानिस्तान और इससे सटे भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। ये पश्चिमी हिमालयी भागों की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 27 मार्च की रात से उसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ों पर दिखेगा। इसका असर 28 मार्च को उत्तर के पर्वतीय राज्यों के पास आने की उम्मीद है, जिसके कारण फिर से पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों के अलावा कुछ एक पूर्वोत्तर क्षेत्रों और दक्षिण भारत के केरल में छिटपुट वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी भारत के लिए जारी मौसम की चेतावनी में मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 28 और 29 मार्च को बिजली कड़कने के साथ साथ कुछ जगहों पर बारिश व ओले गिरने का अनुमान लगाया है। देश के शेष सभी भागों में अब मार्च के आखिर तक मौसम शुष्क नजर आएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।